हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सिविक्स का, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने अपनी कुछ पहले वाली वीडियोस थी उनमें का पार्ट कवर किया है और इसकी की फीचर्स का पार्ट हम इसमें ले रहे हैं। तो की फीचर्स में हमने देखा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करती हैं। कौन कौन सी मेन बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, भारत के संविधान में इंक्लूड की गई है। तो इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी कब बनी थी 1946 में। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब लिखा गया था, कब कंप्लीट हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अडप्ट मतलब हमारी कंट्री में अप्लाई कब किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे को। तो ऐसे करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनना स्टार्ट हुआ और उसके बाद 1949 में कंप्लीट हो गया था और जो हमारी पार्लियामेंट थी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो हमारे पास आती है की फीचर्स, और की फीचर्स में हमारे पास सबसे मेन जो की फीचर्स आई थी वो थी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में हमने देखा था फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को हम 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी कंट्री, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है तो पूरी कंट्री में एक ही लेवल की गवर्नमेंट काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट के रोल को, उसके काम को अच्छा करने के लिए, मतलब इजी बनाने के लिए क्या कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया कि गवर्नमेंट जो होगी वो 3 लेवल पर काम करेगी। फर्स्ट लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल और थर्ड नेशनल लेवल। तो ऐसे करके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या किया गया, फेडरलिज्म एक वर्ड दे दिया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट के रोल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल मतलब जो विलेजेस होते हैं, तहसील होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वहाँ पर काम करेगी लोकल लेवल गवर्नमेंट। अगर पूरे स्टेट के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पर काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर पूरी कंट्री के लिए कोई काम करना है, डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर काम करेगी नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके, क्योंकि इससे हर एक विलेज पर, हर एक सिटी पर, हर एक स्टेट पर, पूरी कंट्री पर अच्छे से फोकस किया जा सकता है, इसलिए फेडरलिज्म में पूरे गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड करने की बात कही गई है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी पर्सन कंट्री में रूल करेगा, ठीक है, उसको क्या होगा, उसको खुद कंट्री के लोग इलेक्ट करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिया के पर्सन, हर इंडियन सिटीजन को गारंटी देता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की। मतलब जिस भी पर्सन की एज 18 ईयर या मोर देन 18 ईयर है तो वो पर्सन वोट करेगा। वोट के बाद ये देखा जाएगा कि किस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिल रही है और उसी को ही गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाएगा, उसी को ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। तो ऐसे करके यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो राइट टू वोट देता है हर सिटीजन को जिसकी भी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होती है। तो ऐसे करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम ये बताएंगे कि पार्लियामेंट जो हमारी कंट्री होगी, इंडिया कंट्री होगी, वहाँ पर जो रूलर होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी, उसको कंट्री के सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे, वो भी वोटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर में हमने देखा क्या था इसमें कि गवर्नमेंट के पास जितने भी पावर होगी उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फर्स्ट पार्ट होगा लेजिस्लेचर, सेकंड पार्ट होगा एग्जीक्यूटिव और थर्ड पार्ट होगा जुडिशरी। और इनकी सीरीज भी सेम रहेगी, आप इनको चेंज नहीं कर सकते।
पहले लेजिस्लेचर आएगा, फिर एग्जीक्यूटिव आएगा और फिर जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग द लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम होता है अप्लाई द लॉज, जुडिशरी का काम होता है मेंटेन द लॉ। लेजिस्लेचर में हमारे पास आता है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एमपी और एमएलए। एग्जीक्यूटिव में हमारे पास आता है प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो सब। जुडिशरी में हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट और जजेस, ये सब किस में आएंगे? जुडिशरी में। तो ऐसे करके हमने देखा कि जो पावर है वो गवर्नमेंट की 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हर बॉडी अपने आप में इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, कोई किसी को काम को, किसी के डिसीजन को नहीं रोक सकता। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का मेन टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो क्या क्या हैं। The section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the mind of the nationalists, and they want to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, क्योंकि जब हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम सभी को पता था कि अगर हमारे पास राइट्स होते, अगर हमारे पास अधिकार होते तो हम उसके अकॉर्डिंग लड़ सकते थे। लेकिन कॉलोनियल रूल में जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे तो हमारे पास कोई भी राइट्स नहीं थे। इसकी वजह से क्या था कि हम हमेशा उनके कंट्रोल में रहे, उन्होंने हमेशा हम पर कंट्रोल करके रखा। उसके बाद जैसे ही इंडिया फ्री हुआ तो उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में ये बात देखी गई कि हर पर्सन के पास उसके राइट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को, अपने राइट्स को यूज़ करके एक अच्छी लाइफ पूरी सोसाइटी में जी सके। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है हमारे राइट्स की, कि जो भी पर्सन होंगे वो सभी अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन उनको उनके राइट्स को यूज़ करने के लिए रोक नहीं सकता। Moreover, the various minority community also expressed the need for the constitution to include right that वुड प्रोटेक्ट दियर ग्रुप्स। और काफ़ी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, मतलब कुछ ऐसे अल्पसंख्यक लोग भी थे जो ये चाहते थे कि उनके पास भी राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। और इसलिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो मेजोरिटी लोग, माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं उनकी राइट्स की गारंटी पहले रखता है, जो मेजोरिटी वाले लोग होते हैं उनकी बाद में। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object of twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. तो डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में 2 बातें बताई है। पहली कि हर सिटीजन के पास उसके राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन पर रहकर खुद के राइट्स को बचा सके, दूसरा उनको यूज़ कर सके। सेकेंडली, हर पर्सन, हर हायर अथॉरिटी जिसके पास भी पावर है वो उन राइट्स को उन राइट्स का यूज़ करके लोग उनसे मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो भी हायर अथॉरिटी है वो अपने अकॉर्डिंग लोगों से काम कराए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पर्सन के पास जब अपने खुद के राइट होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। इन एडिशनल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो फंडामेंटल राइट जो है तो उसके बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से सेक्शन है जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। The section was designed by the member of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide of the independent Indian state to institute laws and policy that help reduce the poverty of masses.
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने ये सेक्शन बनाया था ताकि जो ऐसी जो सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको भी खुद को इम्प्रूव करने के लिए, उनको भी जो पुअर्टी लेवल है उससे बाहर निकलने के लिए हेल्प मिल सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, और वो कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट है जो हमारी कंट्री इंडिया के हर एक सिटीजन को मिले हुए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉज। तो राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि कंट्री में जितने भी लोग होंगे, जितने भी सिटीजन होंगे, वो सभी इक्वल होंगे। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। कोई भी सिटीजन, कोई भी स्टेट किसके अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, सेक्स या जेंडर के अकॉर्डिंग कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ असेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एक्सेट्रा। हर पर्सन को जो भी पब्लिक प्लेस होंगे, जो भी पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, उनको यूज़ करने का राइट होगा, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, पार्क्स हो, होटल हो, शॉप हो। तो कोई भी चीज़ हो जो पब्लिक प्लेस है वो हर पर्सन यूज़ कर सकता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टेट कभी भी पूरी कंट्री के साथ कभी भी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। बट देयर आर एक्सपेक्टेशन दैट टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन द बुक। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड। और जो अनटचेबिलिटी मतलब हमारी सोसाइटी में एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, मतलब एक सिस्टम चला हुआ था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई रिच पर्सन होता था, ठीक है, और एक पुअर पर्सन होता है, तो अगर कोई पुअर पर्सन रिच पर्सन को गलती से भी टच कर लेता है तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस या इस तरह की जो बातें चली हुई थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं कि अगर हमने इसको, जो गरीब लोग हैं वो अमीर को अगर छू लेंगे तो वो बहुत ही गलत होगा, उनके लिए बहुत ही गलत दुर्भाग्य होगा इस टाइप में। तो इस ये जो काम चले हुए थे, ये जो एक सोच चली हुई थी वो ख़त्म की गई थी, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, राइट टू इक्वलिटी। मतलब हमारी कंट्री में हर पर्सन इक्वल है और किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने देखा राइट टू इक्वलिटी के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business। मतलब जो राइट टू फ्रीडम है वो हमें किस किस बात की फ्रीडम देता है, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं वो भी फ्रीली। सबसे पहले कोई भी स्पीच दे सकते हैं या अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। तीसरा, कहीं पर भी फ्रीली आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। फोर्थ, कंट्री के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में जा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस हम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सब की आज़ादी, इन सब की फ्रीडम हमें मिलती है, और कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई हमारा शोषण करता है तो उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट हमें राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ऑफ एज। मतलब अगर कोई हमारा शोषण करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब अगर कोई लोगों का अपहरण करता है, या उनको एक कंट्री से उनको पकड़ के और दूसरी कंट्री में भेजता है बिना उनकी मर्जी से, या फोर्स्ड लेबर, हम किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, या कोई बच्चा जिसकी एज 14 ईयर से कम है उससे हम जॉब करा रहे हैं, तो अगर ये सब काम कहीं भी या कहीं पर भी दिखा तो उसके अगेंस्ट हमें राइट है कि ये सब हमारे साथ नहीं हो सकता। अगर होता है तो हम इसके लिए कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद अपने रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम भी हमें होती है। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन। हमारी कंट्री के हर सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट ऑफ रिलीजन ऑफ दियर चॉइस। कोई भी पर्सन, हर पर्सन को ये राइट होता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है और उसके बारे में प्रचार प्रसार भी कर सकता है, लोगों को भी बता सकता है। तो ये हमारा आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। फिफ्थ हमारे पास आता है कल्चरल ऑफ एजुकेशनल राइट। जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटी, रिलीजियस और linguists can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। तो कोई भी पर्सन अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकता है और अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकता है। तो ये भी राइट हमें मिला हुआ है। सिक्स्थ हमारे पास आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। सिक्स्थ राइट हमें दिया गया है कि अब तक जो हम 5 राइट्स पढ़ चुके हैं, इन 5 राइट्स में से अगर कोई भी वोलेट होता है या हमें ऐसा लगता है कि हम अपने इस राइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमें रोक रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी सिटीजन कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट को वोलेट किया जाता है स्टेट के द्वारा। कंट्री में कहीं पर भी ऐसा होता है कि उसके इस राइट को वोलेट किया जा रहा है, उसको फॉलो करने से रोका जा रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं जो लोग हमें रोक रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो ये हमारा आएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर सिटीजन को प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हमने देखा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं ये आगे हर क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। ये इनके बारे में एक्सप्लेन से भी आएगा, तो अच्छा होगा कि आप इनको अभी से अच्छे से याद कर ले ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम सेकुलरिज्म के बारे में देखेंगे। सेकुलरिज्म जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, कैसे हम उनको फॉलो कर सकते हैं, इनके बारे में। तो आई होप जो टॉपिक हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है दोबारा से पढ़ते टाइम, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।